ओके, तो देखिए यार, प्रीवियस हमारा टॉपिक एसएचएम चल रहा था। मैंने बताया था कि एसएचएम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले बेसिक पूरा डिस्कशन करते हैं एसएचएम का, और फिर उससे एक टाइम पीरियड रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, क्या? डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो आई गेस सबको ये वर्ड समझ में आ गया था कि डैम्प्ड का मतलब क्या है? डैम्प्ड का मीनिंग? रिड्यूस। हाँ, डैम्प्ड का मतलब ये है कि रिड्यूस होना कोई भी चीज़। तो बेसिकली ऑसिलेशन में एनर्जी और एम्पलीट्यूड 2 चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें अगर डिके हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं टाइम के साथ-साथ में, तो उस ऑसिलेशन को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो फिर यहाँ पर मैंने एक सिंपल पेंडुलम का एग्ज़ाम्पल दिया कि थोड़ी देर बाद सिंपल पेंडुलम रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब क्या है? उसका ऑसिलेशन डिके हो रहा है, डैम्प्ड हो रहा है। तो फिर हमने ग्राफ में भी देखा कि ये एक नॉर्मल ऑसिलेशन था। हर बार सेम एम्पलीट्यूड से ऐसे हो रहा था, सेम एम्पलीट्यूड से ये। फिर बाद में हमने डिस्कस किया कि अभी उसके एम्पलीट्यूड क्या हो रहे हैं? अभी उसके एम्पलीट्यूड डिके हो रहे हैं। तो अभी ये एम्पलीट्यूड धीरे, 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 धीरे कम होते-होते फाइनल एकदम कैंसल हो गए डिके। फिर हमने बात की थी रेजिस्टिव फोर्सेस की, कि डिके में रेजिस्टिव फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? तो हमने कंक्लूजन आया कि वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था काफ़ी कुछ। फिर वहाँ से हमने बनाया कि एसएचएम की इक्वेशन क्या हो जाएगी अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें। किसी को कोई डाउट क्या है इस इक्वेशन को समझने में? ओके, तो अब काम की बात क्या थी फिर, कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन वही साइन का फंक्शन ही होता है, बट जो उसका एम्पलीट्यूड आता है इस बार वो फिक्स नहीं आता, वेरिएबल आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये साइन का ही ग्राफ है। कोई गड़बड़ है क्या इसमें? नहीं, साइन का ही ग्राफ है। बस फ़र्क क्या है कि फर्स्ट टाइम पीरियड पर साइन ऐसे है, सेकंड टाइम पीरियड पर साइन ऐसे है, थर्ड टाइम पीरियड पर साइन ऐसे है। तो ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये थर्ड। तो हर बार क्या कम हो रहा है उसका? एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ना? एम्पलीट्यूड। यस, तो ये क्या बन गया? एक वेरिएबल एम्पलीट्यूड बन गया। ये फंक्शन जरूर साइन का है, बट वेरिएबल एम्पलीट्यूड का फंक्शन है। फिर उसके बाद हमने बात की कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यार थोड़ी कम हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। मतलब अगर नेचुरल का ग्राफ ये है, तो देखने को मिलता है कि डिके का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से रहेगा। तो इसमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है? इसमें देखने को मिल रही है कि वो पहले यहाँ पर कंप्लीट कर रहा था ऑसिलेशन, अब वो पहले करने लग जाता है। तो फ्रीक्वेंसी उसकी थोड़ी-सी कम हो जाती है। क्लियर? पॉइंट समझ आया? फ्रीक्वेंसी कम होती है, सॉरी। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, मतलब इस तरीके से दिखेगा, सॉरी। टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब ज़्यादा देर बाद कंप्लीट करेगा ऑसिलेशन। इस तरीके से होगा कुछ। ओके? पहले यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ पर कर रहा है, मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया उसका। तो फिर हमने बात की थी कि डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो मुझे लगता है ये सबको समझ आ गया था, फॉर्मूला लर्न रहेगा सबको ये, कि उसकी न्यू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? वो हो जाती है ओमेगा नॉट माइनस बी बाई 2m का स्क्वायर। फिर हमने क्या बात की थी? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसे डिके होता है? एक्सपोनेंशियली डिके होता है, और वो एक एक्सपोनेंट फंक्शन आ जाता है यहाँ पर। क्लियर? तो ये जो b बाई 2m होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? डिके कांस्टेंट। और ये क्या होता है? b डैम्पिंग कांस्टेंट। फिर हमने डिके टाइम भी कभी-कभी पूछ लेता है, तो डिके टाइम को भी बताया कि 1 बाई डिके कांस्टेंट ही डिके टाइम है। फिर सॉल्विंग के लिए एक पैटर्न बताया कि कभी भी अगर टाइम पूछा है डिफरेंट पार्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 सेक्शन को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर? टाइम को लैम्डा क्या होता है? कैंसल आउट हो जाता है लॉग लेके। या फिर अगर टाइम निकालना है तो फिर, या लैम्डा निकालना है तो प्रॉपर फिर हम कैसे निकालते हैं? दोनों में से कोई सा भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो हम A1 से A2 का टाइम यूज़ कर सकते हैं, या फिर A2 से A1 का, और लैम्डा वहाँ से निकाल सकते हैं। फिर बात की थी एनर्जी वेरिएशन, तो बताया था यार ये सेम बातें हैं। बस सिर्फ क्या होगा यहाँ पर एनर्जी में स्क्वायर फंक्शन होता है, तो b बाई 2m की जगह कांस्टेंट कितना बचता है? b बाई m। ओके? तो इसमें एनर्जी में जो डिके कांस्टेंट है, सोचो जब एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब डिके कांस्टेंट में सिर्फ क्या यूज़ करोगे? b बाई
m। क्लियर सबको? तो एनर्जी का डीके कांस्टेंट अलग रहता है और एम्पलीट्यूड का अलग रहता है। जैसे रट मत लेना कि b/2m होता है हर जगह। ओके, एनर्जी में पावर करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और 2 हट जाता है। सो डीके सिर्फ b/m बचता है। तो आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज एक एग्जांपल लिख लेते हैं, सब लोग सॉल्व करें यार, फास्ट सॉल्व करेंगे थोड़ा। देखें, मान लेते हैं एक सिस्टम दिया हुआ है। सिस्टम कुछ ऐसा है कि एक स्प्रिंग लगी हुई है और एक m मास का ब्लॉक उस पे है और ये लिक्विड है यहाँ पर। तो लिक्विड क्या कर रहा है, विस्कस है, इसलिए ये डैम्प करवा रहा है, इसका डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट मतलब क्या है, लैम्डा है या बी है, बताएं? बी। बी है, डैम्पिंग कांस्टेंट है बी। वो सारा कुछ दिया हुआ है। तो देखना है हमें कि इसके एम्पलीट्यूड वगैरह पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट ब्लॉक कितना है, मान लेते हैं 200 ग्राम गिवन है। फिर स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है के, मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यूज आपको दे रहा हूँ। वो कितना है, 90 न्यूटन पर मीटर। F इज इक्वल टू के एक्स से देख सकते हैं। एंड बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू गिवन है 40। यूनिट क्या हो जाएगा बी का, कोई बताए यूनिट कैसे निकालेंगे बी का? क्लियर? और एफ को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। m इंटू ए। और ए को क्या लिख सकते हैं, v बाई टी। तो क्या बनेगा इसका यूनिट, m/t ग्राम पर सेकेंड। सेकेंड। ओके, तो ये बन गया अपना बी का यूनिट। सो ये गिवन है तो फाइंड करना है। देन फाइंड नंबर 1, then find number 1 time period, और इनिशियल टाइम पीरियड। इनिशियल टाइम पीरियड, इनिशियल टाइम पीरियड मतलब विदाउट डैम्पिंग, जब वो डैम्पिंग नहीं हो रही थी। समझ आया इनिशियल टाइम पीरियड मतलब विदाउट डैम्पिंग। फिर नेक्स्ट दूसरा क्या, डैम्प्ड टाइम पीरियड। फिर थर्ड, टाइम आफ्टर विच its amplitude becomes half, सेम चीज क्या पूछ सकता है एनर्जी के लिए, क्या, टाइम आफ्टर विच its एनर्जी becomes half। क्लियर सबको? सो ये मैं क्वेश्चन आगे सॉल्व करूंगा, तो आप पहले ये वैल्यूज नोट कर लें। सबसे पहले ये वैल्यूज नोट करें, आगे हम इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। पहले वैल्यूज नोट करें। ओके, वैल्यूज नोट कर ली सबने? चले तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले बताएं टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा होता है रूट के बाई एम। तो फाइनल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई रूट एम अपॉन के। क्लियर सबको? बता, टाइम पीरियड में किसी को कोई डाउट क्या? नहीं। तो बताएं मास की वैल्यू कितनी है,
ये याद रखना है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ओमेगा क्या होता है रूट के बाई एम की वैल्यू बताएं कितनी गिवन थी 200 100 ग्राम तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर वैल्यू 0.2 kg 0.2 kg। के की वैल्यू कितनी थी 90 90 न्यूटन पर मीटर थी या सेंटीमीटर थी मीटर मीटर थी, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट 2 बाई 900। तो 900 का समझ गए किसका स्क्वायर है 30 30 30 का, तो ये आ जाएगा 2 पाई और यहाँ पर रूट 2 बाई 30, ये आ जाएगा इतना सेकंड। इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? यार ये थॉट समझ आ गया सबको? यस सर। हाँ, इसे सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा वाला समझो, जब डैम्पिंग भी कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा डैश कुछ आ जाएगा, वो क्या हो जाता है रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस b बाय 2m। वेरी गुड b बाई 2m का b स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा रूट ओमेगा नॉट क्या होता है रूट k बाय m। बाई m का स्क्वायर, और ये क्या होता है b बाई 2m का स्क्वायर। बस अब वैल्यूज रख देते हैं यार। किसी को कोई डाउट क्या है ये समझने में? ओमेगा डैश आ जाएगा तो फिर 2 पाई से निकाल लेंगे। तो के रूट के बाई एम का स्क्वायर करेंगे तो के आएगा, के कितना है 90, एम कितना है 0.2 माइनस बी कितना है बी की वैल्यू 40, बट किसमें है ग्राम तो क्या लिखना चाहिए फिर हमें केजी वाले में, तो 0.04 हो गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.04 अपॉन 2 इंटू एम कितना है 0.2 इसका स्क्वायर। यार जरा गौर करो, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा कितना 0.2 ऊपर 0 एक जाएगा और कितना आ जाएगा 450 क्लियर माइनस ये वैल्यू क्या होगी बताओ। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगी ये 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 क्लियर, हमने पॉइंट्स हटा दिए तो कितना आ जाएगा 1/10। किसी को डाउट क्या? तो ये आ गया क्या 1/10 मतलब 0.1 का स्क्वायर, मतलब क्या आएगा 0.01। तो देखो फर्क पड़ता है, बट ये इतना छोटा नंबर है क्यों? क्योंकि डैम्पिंग बहुत ही क्या है वीक है, बहुत ही कम डैम्पिंग लग रही है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि ऑफ कोर्स आंसर में फर्क पड़ता है, बट बिकॉज डैम्पिंग इज वेरी वीक, बिकॉज डैम्पिंग is very weak, so it can be neglected. तो मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर ओमेगा डैश का अप्रोक्सीमेट आंसर वही आएगा कितना रूट 450, मतलब जो पहले आया था अप्रोक्सीमेटली ओमेगा डैश वही आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली टाइम डैश क्या आएगा सेम एज इनिशियल। तो क्या टाइम पीरियड में ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्लियर? इस क्वेश्चन से ये बात समझ में आई कि v/2m की अभी यहाँ पर जरूरत नहीं थी। बताएं यार, क्लियर है ये? यस सर। अब ये पॉइंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए फास्ट। जो जेई वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, नीट में एमसीक्यूज आते हैं, वो इस सेक्शन से आते हैं। टाइम आफ्टर विच इट्स एम्पलीट्यूड इज हाफ, एनर्जी इज हाफ। तो बताएं कैसे करेंगे यार थर्ड पार्ट? a का फॉर्मूला यस, पूरा फार्मूला लिखना है, या तो मैंने डायरेक्ट भी सिखा दिया अभी आपको कि पहले एम्पलीट्यूड क्या था ए नॉट। अभी क्या पूछ रहा है कितने टाइम बाद एम्पलीट्यूड हो जाएगा हाफ, यही पूछ रहा है ना? यस क्या इसमें आगे 2 स्टेप में कैलकुलेशन दी है क्या? नहीं दी।
तो इसका मतलब हम रेशियो से सॉल्व करेंगे क्या इसे? No, sir. नहीं, इसे डायरेक्ट करेंगे क्या? a विल बी a नॉट e टू द पावर माइनस b बाई 2m 2m into t. into t। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना? a नॉट बाई 2 गिवन है क्वेश्चन में, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, दिस इज a नॉट e टू द पावर माइनस b बाई 2m की वैल्यू कितनी आई है अभी सॉल्व की ना हमने? b बाई 2m, 0.05. यस, b बाई 2m की वैल्यू सॉल्व हो क्या? ये 0.01, नहीं वो b स्क्वायर था, हाँ 0.1. 0.1 आई है। तो मुझे लगता है यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, तो रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू, ये हो गई क्या? 0.1। तो 0.1 इंटू टी, अभी देखो ये कैंसिल आउट हुआ, दोनों साइड क्या ले लें? लॉग ln 1/2 इज इक्वल टू माइनस 0.1 इंटू टी। क्लियर ना? अभी इसे 1/2 है तो क्या लिख सकते हैं इसे? Minus 11. माइनस ln, और इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस टी बाई 1.1 को क्या? 10। तो आंसर समझ गए? माइनस कट हुआ, आंसर कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू 10 इंटू ln2। कोई डाउट? और यहाँ पर साइड में वैल्यू लिख देता हूँ मैं। ln2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? minus 2.303 into log यस, 2.303 इंटू log log 2। सो जब आप सॉल्व करेंगे, log 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट क्या वैल्यू आती है? 693। केमिस्ट्री में नहीं सुना क्या आपने ये? एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद है क्या? रेडियो एक्टिविटी, yes रेडियो एक्टिविटी में याद है ना, फॉर्मूले आते हैं टी हाफ के, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? एक मिनट, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? नो सर। अच्छा नहीं है क्या? केमिस्ट्री में नहीं है शायद, ठीक है, ठीक है, फिजिक्स में देखेंगे अपन। ठीक है, ln2 की वैल्यू आप समझ जाओ, ये होती है बस। सो कितना टाइम लग जाएगा उसे? 6.93 सेकेंड्स। डन? यार क्लियर या नहीं? यस सर। तो ये ओके। दूसरा वाला पार्ट फिर आई गेस आप तुरंत समझ जाएंगे, फोर्थ वाला। इस बार किसको देखना है हमें? E. energy एनर्जी को ई नॉट से क्या हो जाए? ये एनर्जी ई नॉट बाई 2। हमें ये टाइम यहाँ पे कैप्चर करना है। रेशियो का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है मैंने, ठीक है? तो यहाँ पर ई का इंडिविजुअल फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सेम ई नॉट ई टू द पावर माइनस, इसमें क्या आता है? B by m. बाई एम आ जाता है। तो इसे लिखा ई नॉट बाई 2 इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी बाई 2m। फिर कितना आ जाएगा? 2 का डिवाइड नहीं करेंगे तो 0.2 आ जाएगा ये, ठीक है, इंटू टी। सो ये कैंसिल आउट हुआ, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/0.02 ln2। कोई डाउट किसी को? सॉरी 0.1 आएगा ना, मतलब 0.2 आएगा ये ln2। तो अभी ln2 की वैल्यू थी, इसका भी हाफ कर दो, वो आंसर आ जाएगा। तो एनर्जी मतलब हाफ टाइम पे वो हाफ हो जाएगी वहां पर, मतलब 3.28। ओके, सॉरी 3.2364816। यार क्लियर आया सबको पॉइंट कि कैसे निकाल सकते हैं सारी एनर्जीज और इनका पार्ट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये वाला आप लोग ट्राई करेंगे।
चलें इसे फास्ट सॉल्व करें, ट्राई करें आप लोग जल्दी से, फिर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। चले यार देख लेते हैं गेस। सो आइडिया एकदम क्लियर है। क्या हुआ, 10 से पहले कितने में आया 8, और 8 से फिर किस में आया 6। कितना टाइम लगा यहाँ पर 1 मिनट। तो T1 कितना है 1 मिनट, और T2 कितना है हमें फाइंड करना है। तो क्या रहेगा बताओ, याद है हमने क्या किया था, लॉग लेके डिवाइड कर दिया था। तो क्या आ गया था ln 10/8, ln 10/8 इज इक्वल टू कितना आया था T1 डिवाइड बाई क्या आया था ln 8/6 इज इक्वल टू यहाँ पर आया था T2। अब यार इसे सॉल्व करने में थोड़ी ट्रिक है। क्या log a/b को क्या लिख सकते हैं, log a minus log a minus log. क्लियर। तो इसे सॉल्व करने का थोड़ा सा आपको ये तरीका बन जाता है कि किस तरीके से इसे ट्रीट करना है। ओके, दूसरा ये तो आप सॉल्व कर देंगे log a माइनस log b। वो क्या होता है log a माइनस log b। ये क्या होता है एग्जैक्टली log a बाई b। क्या log a बाई log b होता है क्या, बताएं। yes sir. तो क्या इसको लिख दोगे क्या log a माइनस log b। अरे इसको लिखोगे क्या, no sir. नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, बस प्रॉपर सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा मेथड नहीं है इसको। तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा, एग्जाम में आपको log की वैल्यूज देगा। अच्छा देखो, जब मैं ln में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर भी 2.3 आएगा, यहाँ पर भी 2.3, तो कैंसिल हो जाएगा ना। Yes. तो इसको मैं लिखूंगा 2.303 इंटू लॉग, अभी ये 10/8 को क्या लिख देंगे 5/4 अपॉन 2.303, और ये क्या लिख देंगे लॉग 4/3। अब इसका कोई मेथड नहीं है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। T1 2.3 कैंसिल आउट होगा, इसे लिखेंगे क्या log 5 माइनस log 4 अपॉन log 4 माइनस log 3। इसे सॉल्व कर देंगे, आपको वैल्यूज आ जाएगा। सो आपको सारी वैल्यूज पता है log की, 2 की, 3 की, 5 की, आप तुरंत निकाल सकते हैं। ओके, सर वो उल्टा होगा ना, क्या log 4/3 ऊपर आएगा ना। अच्छा हाँ हाँ सॉरी ऊपर उल्टा, वो T2 निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। 4/3 ऊपर आएगा एंड 5/4 नीचे आएगा। सो 4/3 ये ऊपर रहेगा, 5 और 4 नीचे रहेगा। सबकी वैल्यूज रख दो, सॉल्व कर दो, डन। सो देख लेते हैं रफ आइडिया कितना आंसर आएगा लगभग। T1 देखें, log 4 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ log 2 हो जाएगी, 0.6 सो 0.6 माइनस log 3 कितनी होती है 475 फिर log 5 0.7 log 5 की वैल्यू 7 कितनी होती 0.7 7 माइनस log 2 की वैल्यू 0.6 0.6। तो इसे बस सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर, डन। सो इसका मतलब ये आएगा T3 विल बी T1
यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0.13 और यहाँ पर आएगा कितना 0.1, तो मतलब कितना आ जाएगा 1.3 टाइम्स। समझ आया? कोई डाउट किसी को? तो इस तरीके से हम जो है अप्रोच कर सकते हैं चीजों को, इस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं एक्सपोनेंशियल वाले में। डन? सर यहाँ पे टिल पूछा है, मतलब टोटल ऐड होगा ना लास्ट में? फाइंड टाइम इट विल टेक टू ड्रॉप टिल 6, नहीं मतलब फर्दर पूछा हुआ है। वो ऐसा कभी कंफ्यूजन लैंग्वेज में कभी कंफ्यूजिंग नहीं रखेगा, वो क्लियर रहेगा। टाइम फर्दर 6 के लिए पूछा है, नहीं होगा तो फिर ऐड करेंगे उसे। ओके यस सर। ठीक है। इस पे अब उल्टा क्वेश्चन क्या होगा कि फर्स्ट 1 मिनट दे दिया, अभी पूछा नेक्स्ट 2 मिनट बाद कितना हो जाएगा। क्लियर? तो देख लेते हैं। In the previous question, find its amplitude two minutes after 8 centimeter, after it was 8 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका मतलब क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? पहले था 10 सेंटीमीटर, फिर हुआ 8 सेंटीमीटर, फिर हमें फाइंड करना है कितनी देर बाद, पहले टाइम कितना लगा 1 मिनट, फिर टाइम 2 मिनट बाद पूछा है। सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो इसका मतलब क्या पिक करेंगे आप बताएं? दो तरीके हैं, मैंने क्या सिखाया था। एक पिक कर सकते हैं क्या, ln 10/8, कितना टाइम लगा, T1 रेशियो, T1 इज इक्वल टू दिस। दूसरा क्या आ जाएगा, ln 10/ कुछ x हमें फाइंड करना है, 8/x। क्लियर? तो बेटर क्या है, क्या बताया था मैंने, क्या बेटर रहेगा? 10। क्या? हाँ, 8 की जगह 10 के रेस्पेक्ट में देखो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल होगा वो। सो ये क्या आ जाएगा, 3 T1 प्लस T2। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसकी वैल्यू कितनी है 1 मिनट और इसकी वैल्यू है 3 मिनट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 ln 10/8 विल बी इक्वल टू ln 10/x। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, कंपेयर करके। 3 को कहाँ ले जाओ, पावर में, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ln 10/8 का क्यूब ln 10/x। अब क्या कर दे दोनों को, तो जैसे साइन थीटा कंपेयर करते हैं वैसे ही क्या कंपेयर कर सकते हैं हम, लॉग को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या रिजल्ट आएगा, 10/8 का क्यूब विल बी इक्वल टू 10/x। तो एक 10 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर। समझ आया? 8 का क्यूब कितना होगा, 512। 512 अपॉन 100। सो आप समझ गए आंसर क्या आ गया, 5.12। क्लैरिटी आया सबको कि दोनों पैटर्न कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो ये यार कैलकुलेशन मेथड है, सिर्फ मैथमेटिकल अप्रोच है कि किस तरीके से करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेम चीज हम न्यूटन स्कूलिंग में देख चुके हैं, तो यार रिवाइज करते रहना है। सेम सेटअप रेडियो एक्टिविटी में 12th में भी आएगा, तो याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल वाली चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं। बताएं, कोई डाउट क्या किसी को? चले नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने
डैम्प्ड। अच्छा, रियल में हमेशा सारी मोशन कैसी होंगी? यार रियल में सारी हमेशा कैसी रहेंगी? डैम्प्ड रहेंगी ना, क्योंकि रेजिस्टेंस वगैरह तो लगेगा ही, एयर रेजिस्टेंस। तो लेट से हमें बनाना है उसे, क्या हम चाहते हैं कि डैम्प्ड ना रहे, तो क्या करना पड़ेगा? जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स। समझ आया क्या? अरे वर्ड समझ आया कि क्या होने वाला है? पहले वो था डैम्प्ड, अब हम चाह रहे हैं कि डैम्प ना रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक शाबाश यार, कोई कुछ तो बोल दो। अपोजिट फोर्स लगा। एक अपोजिट में बैलेंस करेंगे ना यार, ऐसा क्या तुम लोग थक जाते हो बिल्कुल से? कुछ तो बोला करें यार। ठीक है, तो हम नया टॉपिक देखेंगे। अभी हमने देखा था डैम्प्ड ऑसिलेशन, अब हम देखेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड को एक वर्ड यूज करते हैं, फोर्स्ड और ड्रिवन ऑसिलेशन। क्या? फोर्स्ड और ड्रिवन ऑसिलेशंस। ड्रिवन क्यों बोल रहे हैं आप समझ गए, क्योंकि वो फोर्स क्या करता है, उसे वापस से ड्राइव करता है, बैलेंस करता है। ओके, तो देखें फोर्स्ड और ड्रिवन ऑसिलेशन मतलब क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं। फोर्स क्या करता है, उसको बैलेंस करने का ट्राई करता है। तो हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स पहले क्या था, वो था माइनस के एक्स, फिर उसमें एक डैम्पिंग आ गया था, कितना, माइनस बीवी का। अब वहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिवन फोर्स, क्योंकि वो ड्राइव करता है उसको। ओके, अब ये ड्रिवन फोर्स दिखता कैसे है? ये ड्रिवन फोर्स रहता है ऑसिलेटरी नेचर का। कैसा? ऑसिलेटरी नेचर का, मतलब हमें जिस भी फ्रीक्वेंसी से उसे ड्राइव करना है, उसी फ्रीक्वेंसी का हम क्या लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं। तो ड्रिवन फोर्स क्या होता है, कुछ एफ नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी टाइप का रहता है। ठीक, तो इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम लिख देते हैं ओमेगा डी। डी का मतलब क्या है, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ओमेगा डी मतलब क्या है, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं। अब इससे ऐसा करने से होता क्या है कि सपोज कोई ऑसिलेटर था, वो नेचुरली ऐसे मूव कर रहा था, अब हमने एक लगा दिया फोर्स और हमने उसकी कोई फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, तो ये फोर्स अब इसको अपने हिसाब से ड्राइव करेगा ना। सो हमने फ्रीक्वेंसी सपोज इतनी कर दी, तो ये फोर्स इसे इसी ऑसिलेशन से ड्राइव करेगा। तो ये कौन सा ऑसिलेशन बन जाएगा हमारा, फोर्स्ड ऑसिलेशन या फिर ड्रिवन ऑसिलेशन। ड्रिवन ऑसिलेशन। ड्रिवन ऑसिलेशन। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन या ड्रिवन ऑसिलेशन की इक्वेशन कैसी दिखेगी, बहुत ही सिंपल वे पे इस फोर्स का भी फंक्शन वहां पर रख देते हैं। ओके, तो इस फोर्स का हम क्या रखते हैं, यहाँ पर फंक्शन रख देते हैं। तो एफ ड्रिवन को क्या लिख सकते हैं, एम इन टू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा डी लिख देते हैं, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी इंटू टी। इसे रीअरेंज कर देते हैं इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो इक्वेशन के फॉर्मेट में क्या हो जाएगी, ये एम इन टू एक्सेलरेशन को डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिख देते हैं, माइनस, अच्छा एम को डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू, पहले जीरो था अब क्या आ गया यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, ये मैंने पहले भी बताया, इसे सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये कंफर्म है कि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा, ओमेगा डी पे डिपेंडेंट होगा। तो इट्स सोल्यूशन अगर हम बात करें, वो कुछ ऐसा दिखेगा, x इज इक्वल टू, चलो नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं इसे,
solution of forced oscillations देखना, solution of forced oscillations क्या है? x जो आता है वो आता है a cos, यहाँ पे मतलब जो भी फंक्शन है cos रहेगा, sin रहेगा, कुछ भी आ सकता है, तो cos ओमेगा डी t प्लस फाई। अच्छा, अब वहां पर याद करो कि जो पहले वाली इक्वेशन थी विदाउट फोर्स की, उस पे एम्पलीट्यूड क्या था? एम्पलीट्यूड क्या हो रहा था वहां पर? डिके हो रहा था ना। यहां पर एम्पलीट्यूड क्या आएगा? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। यार सोचो, आपने फोर्स किस लिए लगाया है? किस लिए फोर्स लगाया है? बैलेंस करना। डैम्पिंग को स्टॉप करने के लिए। और डैम्पिंग मतलब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो अगर आप फोर्स लगाओगे तो आप इस तरीके से अरेंज करोगे ना कि क्या हो जाए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। तो ऊपर वाली इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो वही कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाता है। और ओमेगा डी क्या होता है? ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। क्या? इसका मतलब कुछ वो याद है? ओमेगा डैश जो आया था वो क्या था? रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का स्क्वायर, याद है? यस सर। यहां पर ओमेगा क्या होगा? ओमेगा ड्रिवन, नो अदर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो यहाँ पर हमने दो बातें डिस्कस की थी। नंबर 1, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओमेगा किसके जैसा आएगा? ओमेगा डी के जैसा, जो हमने क्या लगाया था वहां पर? फोर्स। और नंबर 2 क्या डिस्कस किया था फिर हमने? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड भी क्या आएगा यहाँ पर? फिक्स आएगा। वो कितना आएगा वो यार याद रखना है आपको। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आता है एफ नॉट बाय एम अपॉन रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, इन दोनों के रिजल्ट का स्क्वायर प्लस बी बाई एम इंटू ओमेगा डी। या फिर ओमेगा डी को पहले लिख देते हैं, ओमेगा डी इंटू बी बाई एम का स्क्वायर। तो यार आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला क्या करना है? लर्न करना है। और बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, फोर्स्ड इवेंट का। तो आपको भी क्या करना है? लर्न करके रखना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा ये होता है कि कुछ बुक्स में इसे रीअरेंज करके लिख देता है, तो मैं रीअरेंज करके भी यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या करता है? एम नॉट का डिवाइड कर देता है नीचे, तो क्या आ जाएगा? एफ नॉट अपॉन एम नॉट को डिवाइड करेंगे, तो जब ये रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर बनेगा क्या? एम स्क्वायर। ये दोनों तो वैसे ही रहेंगे, इनको कुछ फर्क है क्या? नहीं। ओमेगा डी का स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर प्लस यहां से हम क्या होगा? कैंसिल। सो ओमेगा डी इंटू बी का स्क्वायर, ये बचेगा यार यहाँ पर। कोई डाउट क्या यहाँ तक किसी को? तो ये हुआ यार एम्पलीट्यूड, जो आपको क्या करना होगा? लर्न करना होगा। ये वो फिक्स एम्पलीट्यूड आता है, इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन की जाती है। पक्का याद रहेगा ना? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा, तो फोर्स ड्रिवन ऑसिलेशन बेसिकली सिंपल है, कुछ भी नहीं सोचना। फिर से देखते हैं क्या करना है। फोर्स ड्रिवन ऑसिलेशन का मतलब होता है कि आपको एक क्या देगा? आपको एक फोर्स देगा
जो उस ऑसिलेशन को ड्राइव करने वाला है, और उस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, उस ऑसिलेशन की भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। ठीक है। अच्छा यार ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैं ओमेगा नॉट लिख देता हूँ यार, ये ओमेगा और ये ओमेगा अलग है, ये क्या है, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा नॉट मतलब क्या है, वेयर ओमेगा नॉट क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, सिंपल रूट K by K by M. के बाई एम, ये है। ठीक है, तो अपन को ये थोड़ा सा याद रखना है। एक गलती बस यही होती है कि हम b बाई 2m यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो नहीं करना है, थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर b बाई m ही रहने वाला है। ठीक, अब एम्पलीट्यूड को लेके दो केसेस बनाए जाते हैं, देखें वो स्टार मार्क करके हम समझ लेते हैं। नंबर 1 क्या, हम बात करते हैं फॉर स्मॉल डैम्पिंग व्हेन, और फर्स्ट पार्ट ऐसे करके स्टार मार्क करके लिख लेते हैं, स्मॉल डैम्पिंग मतलब फोर्स तो आप लगा रहे हो, बट वहां पर प्रॉब्लम क्या है, डैम्पिंग कैसी है, डैम्पिंग कैसी है वहां पर, स्मॉल है। इसका मतलब क्या चीज स्मॉल है, बी क्या है यहाँ पर, Amplitude. स्मॉल, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में हम बी को देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में, इस वाले रेस्पेक्ट में, कि ये जो नंबर है, इस नंबर के रेस्पेक्ट में क्या है, अगर स्मॉल है तो फिर हम इग्नोर कर सकते हैं। तो बी अगर स्मॉल है एंड ओमेगा डी इंटू बी इज वेरी वेरी लेस देन क्या, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डी। समझ आया, तो उस टर्म को क्या कर सकते हैं हम, इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर डैम्पिंग स्मॉल हो रही है तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा, बताएं, एफ नॉट बाई रूट एफ नॉट बाई रूट एम स्क्वायर ओमेगा डी, सॉरी ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर प्लस क्या था टर्म, 0. ओमेगा डी इंटू बी। तो इसे हम जीरो इसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये टर्म क्या कंसिडर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड बहुत ही सिंपल आ गया, क्या आ गया बताओ, क्लियर, यार बताएं सबको ओके या नहीं। Yes, sir. ये एम्पलीट्यूड कब आएगा, जब डैम्पिंग कैसी है, Small. स्मॉल है। अच्छा, अब क्या होता है, स्मॉल डैम्पिंग के साथ अगर हमने जो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी है वो भी थोड़ी और अच्छी रख दी तो फिर क्या हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन ड्रिवन फ्रीक्वेंसी is close to, when driven frequency is close to natural frequency, तब क्या होगा बताएं, तब क्या होगा, ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो क्या होता जाएगा, यार ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डी है, बताएं अगर ये ओमेगा नॉट के पास पहुंचता जाएगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। यस एम्पलीट्यूड क्या होने लगेगा उसका, बढ़ने लग जाएगा बहुत ही। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि when omega naught is omega d is approximated to omega naught, और तो फिर देन क्या सिचुएशन आएगी, एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करेगा, और जब ओमेगा डी एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, ओमेगा नॉट के, देन एम्पलीट्यूड क्या रहेगा,
इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट रहेगा। तो अभी पॉइंट ये है कि इनफाइनाइट तो रहेगा, बट हमने यहाँ पर एक चीज को जीरो कंसिडर किया। क्या ये रियल में जीरो था? क्या ये रियल में जीरो था क्या? नो। नहीं। तो इसका मतलब इस केस को पीछे वाले से रिलेट नहीं करते हैं। इसमें हमें स्मॉल डैम्पिंग होगी, कितनी भी स्मॉल हो, तब भी जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं रख सकते ना ओमेगा डी को, समझे आप? सॉरी, बी को। इवन डैम्पिंग स्मॉल है, बट बी इंटू ओमेगा डी को जीरो कर दोगे क्या? नहीं। तो एग्जैक्ट जीरो नहीं रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा लिखूंगा कि एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा f0 अपॉन रूट m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा डी इंटू बी। ये जीरो नहीं लिखूंगा, बस क्या है, ये स्मॉल नंबर है, दैट्स इट। बट अगर ये इक्वल हो गया तो क्या होगा? ये जो बीच वाला टर्म है ये हट जाएगा व्हेन ये इक्वल हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा? मैक्सिमम। मतलब कितना आ जाएगा बताएं? क्या आएगा? एफ नॉट बाई बी इंटू ओमेगा डी। ओमेगा डी। तो इसलिए वो जीरो करके इनफाइनाइट नहीं कर देना है। बी स्मॉल है तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा? बहुत ही मैक्स आएगा। क्लियर? सो पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये समझ आया कि ये रहेगा क्या? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो क्या एम्पलीट्यूड कभी इनफाइनाइट हो सकता है क्या ऐसे? एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो सकता है क्या? नहीं, मैक्सिमम जाएगा, एक बहुत बड़ी वैल्यू पर पहुंच जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है जिस पर वो बहुत ही बड़ी वैल्यू गेन कर लेता है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। सो व्हाट डू वी मीन बाय रेजोनेंस? व्हेन amplitude is highest, then the condition is known as, then that condition is known as resonance. Clear? रेजोनेंस। सो इसका मतलब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस? फ्रीक्वेंसी इक्वल होना। क्या? फ्रीक्वेंसी इक्वल होना। सवाल से कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या है? सो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सिंपल है। क्या? ड्रिवन फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो जाए किसके? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो उसे बोलते हैं ये। अब इसका यूज देखना है। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है, आपने ये सुना होगा कि जो ब्रिज होता है, सपोज एक ऐसा नॉर्मल ब्रिज है, प्लेटफॉर्म वाला ब्रिज, उस पे सोल्जर मार्च कर रहे हैं, आगे की तरफ एक सोल्जर का ट्रूप जा रहा है। तो आप ये नोटिस करते हैं कि उनका जो मार्चिंग है वो ब्रिज पे स्टॉप करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, हर स्ट्रक्चर की अपनी क्या होती है? एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो सपोज इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 है। अच्छा, किसी भी एक स्ट्रक्चर की फिक्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी गेन कर सकता है। मतलब बट हमेशा कैसा गेन करेगा? मल्टीपल में। मतलब 10 के बाद 20, 30, 40 ऐसे हो सकता है। कैसे होगा ऐसा? देखना, जब ये एक वेव बनाएगा तो उसकी मान लेते हैं 10 है। सपोज ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऐसे दो वेव बना दे, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 20। सपोज इन दोनों पॉइंट के बीच में वो कितनी वेव बना के ऑसिलेट करे? 4। तो कितनी हो जाएगी? 40। तो आपने ये चीज फील की होगी ना। अब नेचुरल स्ट्रक्चर में आप देख नहीं सकते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो। क्या? एक ऐसे स्ट्रिंग ले लो और इसे नीचे पुल करके छोड़ दो, तो आप देखोगे कि स्ट्रिंग इस तरीके से पैटर्न बनाएगी। तो दिस मिनिमम पॉसिबल पैटर्न इज नोन एज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन स्ट्रिंग को खूब टाइट कर दो, एकदम टाइट कर दो, तब आप देखोगे, अगर आप वाइब्रेट करोगे तो ऐसे भी बन सकता है स्ट्रिंग। कभी नोटिस किया? स्ट्रिंग की जगह एक थिन वायर ले लो यार, एकदम थिन टाइट वायर,
आप देखना ऐसी बन जाएगी। इवन बहुत टाइट लिया आपने तो ऐसी भी बन सकती हैं, अप एंड डाउन। आपको फील आएगा ये अप एंड डाउन हो रहा है, ये अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन। समझ आया क्या? तो हाँ, कोई भी स्ट्रक्चर अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में क्या कर सकता है? ऑसिलेट कर सकता है। तो इसका मतलब अगर ये पर्सन का मार्चिंग एक पैटर्न होगा ना, और वो पैटर्न सपोज है 300 हर्ट्ज, तो ये मैच कर गया ना यार। समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच हो गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, एग्जैक्ट मैच होने की जरूरत नहीं है, इसका n टाइम्स भी मैच हुआ, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सोचो जब स्ट्रक्चर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड अगर वो लार्ज एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करने लगे तो एक दूसरे से कांटेक्ट क्या हो जाएगा? उनका ब्रेक हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अगर आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी लगा दी है। क्लियर? तो बताइए कंडीशन ऑफ रेजोनेंस समझ आई? Yes, sir. ओके तो ये जो रेजोनेंस की कंडीशन है इसे हम फिगर में अगर ड्रॉ करें तो इसका अगर हम एम्पलीट्यूड का ग्राफ बना देते हैं, मतलब इस तरीके के, ये क्या है? एम्पलीट्यूड है और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा है। ठीक, तो इसका जो ग्राफ बनता है, एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनता है, वो इस तरीके के बनते हैं। ओके तो इस तरीके के ग्राफ बनते हैं। आप समझ गए कि ये जो कंडीशन है बीच में, ये किस चीज की कंडीशन है? जब उसका ओमेगा ड्रिवन किसके बराबर हो जाए? ओमेगा नॉट के। तो ये फिर मैंने 3 ग्राफ क्यों बनाए हैं? आप समझे? सब में ही दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इस केस में। ये 3 ग्राफ बताता हूँ किस चीज से रिलेटेड है। सारे ही केस में एम्पलीट्यूड क्या है? अपनी मैक्सिमम वैल्यू कैरी कर रहा है, बट ये सारे ग्राफ है अलग अलग बी की वैल्यू के लिए। देखो बी की वैल्यू अगर कम रखेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बी की वैल्यू कुछ है B1, यहाँ पर वैल्यू है B2 और यहाँ पर वैल्यू है कुछ B3। तो ये श्योर है कि एम्पलीट्यूड ज्यादा कब रहेगा? जब B सबसे ज्यादा कम होगा। तो बिकॉज A max is higher for 1 then for 2 then for 3। तो इसका मतलब यहाँ से हम ग्राफ से कंपेयर कर सकते हैं कि यार ओमेगा डी तो सबके लिए सेम है, ओमेगा डी का इशू नहीं है। तो क्या चीज चेंज हो रहा है? इसका मतलब इनका बी, इसका मतलब B1 सबसे कम है, फिर B2 और फिर B3। कोई डाउट? ओके तो ये था कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये जो ओमेगा नॉट है जिस पर हमें एम्पलीट्यूड क्या मिलता है? मैक्स मिलता है, ये मैक्स होता है, उसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। बता कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में कोई डाउट? No, sir. ओके गुड। इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। देखें, सपोज हमने एक रोप ले ली, एक रोप ले ली सिंपल सी। अभी रोप लेने का पर्पस क्या है यहाँ पर? कि ये रोप फोर्स ट्रांसफर करने का काम करेगी। और यहाँ पर हमने कुछ सिंपल पेंडुलम हैंग कर दिए। मान लेते हैं ये एक सिंपल पेंडुलम हैंग किया, इसका नेम है ए। फिर दूसरा इससे थोड़ा सा छोटा हैंग किया, बी। एक तीसरा हैंग किया जो कि बिल्कुल इसके बराबर ही है, सी। और फिर एक इससे काफी बड़ा था, वो हैंग किया यहाँ पर, डी। अब देखो हमने क्या किया, इनिशियली ऑसिलेशंस किसे दिया?
ए को। सो इनिशियली A is given some oscillations. अब क्या होगा बताओ? A को अगर हमने ऑसिलेशंस दिए हैं तो वो क्या करेगा? वो रोप पर अपना फोर्स ट्रांसफर करेगा Yes, sir. और वो फोर्स थोड़ा डिसिपिएट होगा बट सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। तो अब बताओ कि तीनों को वो सेम तरीके से उनको ऑसिलेट करवा देगा, तीनों को नेचुरली मोड पे ले आएगा। बट आपको ये फील करके बताना है कि किसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। तीनों अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होंगे। सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का या फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करो। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L by G। सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनल टू G by L। ओके हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। T हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L by G और इसका मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा? रूट G by L। अब बताओ कि क्या होगा? तो सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलेगी। किसकी फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? हमने ए को कोई फ्रीक्वेंसी दी, ठीक है। इनिशियली ए इज गिवन सम ऑसिलेशन, लेट्स से ओमेगा ए। अब सब लोग ऑसिलेट करेंगे जो उनकी प्रॉपर्टीज है। तो बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी? B. तो ये ऑब्जर्वेशन करना है कि ओमेगा बी क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। फिर उसके बाद ओमेगा सी, C. ओमेगा सी और ओमेगा ए क्या रहेंगे? Same. सेम। और फिर उसके बाद सबसे कम किसकी रहेगी? D. ओमेगा डी की। अब यहां से देखो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहां से रिजल्ट ये देखने को मिलेगा कि जब आप ए को ऑसिलेट कराओगे तो आपको क्या फील आएगा कि पक्का बी थोड़ा सा कम ऑसिलेट करेगा, सी थोड़ा और ऑसिलेट करेगा, डी और ज्यादा ऑसिलेट करेगा। क्लियर? मतलब फील ऐसा आएगा कि अगर आपने ए को ऑसिलेट किया तो थोड़ा बी ऑसिलेट होगा, सी ऑसिलेट होगा, डी ऑसिलेट होगा। लेकिन आपको बहुत ही एक स्ट्रेंज फिनोमेना मिलेगी कि अगर ए ऑसिलेट हो रहा है 5 सेंटीमीटर से, बी हो रहा है मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर से, डी हो रहा है 6 सेंटीमीटर से, ये जो सी होगा ये काफी ज्यादा ऑसिलेट करता है। तो सी ऑसिलेट करने लगता है लेट्स से सडनली 8 सेंटीमीटर से। तो इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड में चेंज क्यों आ गया? जबकि मेरे हिसाब से तो एनर्जी जा रही है ना, 5 वाले से थोड़ी कम गई, ये भी मान लेते हैं थोड़ा कम है, ये 4 है, एनर्जी थोड़ा थोड़ा जा रही है। बट यहाँ पर एनर्जी नहीं, एम्पलीट्यूड का एक और पॉइंट ध्यान में आता है, क्या? रेजोनेंस की कंडीशन। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या मिल जाती है? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। एंड रेजोनेंस की कंडीशन मिलेगी तो एम्पलीट्यूड ऑफ सी क्या होगा? विल बी मैक्सिमम। तो बताएं ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये सेटअप समझ आया कि नहीं? और ड्रिवन ऑसिलेशन की दोनों बातें। Yes, sir. ओके गुड, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें अपन को माइंड में रखनी है और याद रखनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक यार हमारा दूसरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है। किस चीज का? एसएचएम का। सॉरी, फर्स्ट सेगमेंट। मैंने पहले ही बताया था एसएचएम कितने पार्ट में है? 2 मेजर पार्ट, एक तो पैरामीटर्स और दूसरा क्लियर? दूसरा क्या है? Time period. टाइम पीरियड। तो इसका मतलब अब हमें क्या स्टडी करना है? सिर्फ अभी हमें क्या स्टडी? टाइम पीरियड। Time. मतलब यस, एक स्पेसिफिक सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। ओके Yes, sir. हाँ, तो यार इसका क्या रहेगा? कुछ वर्किंग रूल रहेंगे। मतलब
हम हर बार उसी तरीके से अप्रोच करेंगे तो हम बहुत ही अच्छा अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तो चले नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, और एज अ मेजर हेडिंग है ये पूरी, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा ये। और ये कंप्लीट हो गया हमारा। अलग पार्ट में देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी सिस्टम्स, हमें डिफरेंट सिस्टम से हमें निकालना है। सारे भी सिस्टम, कोई सी भी सिस्टम हो, वर्किंग रूल एकदम बहुत ही सिंपल है, आपको यही माइंड में रखना है। देखें वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल देखें, वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहले ऑसिलेशन समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ऑसिलेशंस कहाँ हो रहे हैं, मतलब क्या चीज सबसे पहले ढूंढ के रखनी पड़ेगी। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं यार? कोई भी ऑसिलेशन सिस्टम समझने से पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, और ऑसिलेशन किसके अबाउट होता है, मीन के अबाउट। तो सबसे पहले ढूंढेंगे मीन पोजीशन। कैसे ढूंढेंगे मीन पोजीशन, बताए मीन पोजीशन Fnet 0. या। सो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन कैसे देखते हैं, वेयर नेट फोर्सेस इज 0। सो इसलिए मीन पोजीशन को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इसका मतलब क्या है, मीन पोजीशन मीन्स point of equilibrium। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। समझ आया? तो आपको क्या दिखाना है, देखना है कि एफ नेट कहाँ पर 0 है, उससे हम टारगेट करेंगे। अच्छा, नंबर 2, क्या अगर एफ नेट 0 है तो क्या वहां पर कोई रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा क्या? नो सर। नहीं। तो रिस्टोरिंग फोर्स तब तो लगेगा जब हम उसे क्या करेंगे, जब हम उसे डिस्टर्ब करेंगे, तब तो फिर सिस्टम क्या करने का ट्राई करेगा, रिस्टोर करें। हाँ, रिस्टोर करेगा। तो सेकंड हम स्टेप क्या फॉलो करेंगे, विल डिस्प्लेस द सिस्टम बाय आवर ओन। ओके, सो डिस्प्लेस द सिस्टम by a small distance x। हमने सिस्टम को स्मॉल डिस्टेंस x डिस्प्लेस किया। अब x डिस्प्लेस किया तो क्या एफ नेट 0 होगा क्या? देन एफ नेट इज नॉट 0। अब एफ नेट 0 होगा क्या? नहीं। No, sir. So then f net is not 0. So find the f net. Find the f net which is working as restoring force. ओके, और एक बार रिस्टोरिंग फोर्स आ गया तो अब हमें क्या प्रूव करना है, देखिए क्या प्रूव करना है। राइट द फोर्स इन द फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट में, F इज इक्वल टू माइनस KX। क्लियर?
सो देन अगर ये आ गया तो ये क्या है, एक SHM है, और इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देन कंपेयरिंग विद क्या, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो a लाना है, मतलब क्या करेंगे इसे, m को क्या करेंगे, डिवाइड, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट k बाई m, एंड टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो क्या कुछ सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्टली k रख देंगे इस फॉर्मूले में। समझ आया क्या? हाँ, तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारी हेडिंग का नाम क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम Time period. टाइम पीरियड। तो इस तरीके से हमारा टाइम पीरियड यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी देखो, एकदम मतलब जल्दबाजी कुछ नहीं करनी, आराम से समझेंगे। पहले 1-2 क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक। तो पहले डिटेल को समझो कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है, फिर अपन शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, स्प्रिंग ऑसिलेटर। क्या देख लेते हैं, स्प्रिंग ऑसिलेटर मतलब एक ऐसा ऑसिलेटर जिसमें क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंग रहता है। स्प्रिंग ऑसिलेटर, स्प्रिंग ऑसिलेटर मतलब कुछ होता नहीं है, सिर्फ क्या होता है, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है। क्लियर? स्प्रिंग ऑसिलेटर मतलब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। सबको ओके है? चलिए Yes. देखें, देखें अब इसे हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में हमें समझना है। पहला पार्ट देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। नंबर 1, क्या, एक सिंपल स्प्रिंग रखी हुई है, और ये बॉक्स है। ये बॉक्स का मास कितना है, लेट्स से कैपिटल M है। नीचे जो ग्राउंड सरफेस है ये क्या है, स्मूथ मान लेते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आए। अब इनिशियली ये स्प्रिंग क्या है, इलोंगेटेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं। तो यही इसका क्या बन जाएगा, मीन पोजीशन। समझ आया? तो जब ये बिल्कुल भी इलोंगेटेड नहीं है, तो यही क्या है इसका, एफ नेट क्या है यहाँ पर, 0, क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो यही इसकी क्या बन गई, यही पॉइंट क्या बन गया, मीन पोजीशन। तो क्या स्टेप 1 हमें फाइंड करने की जरूरत थी क्या, कुछ बताएं, स्टेप 1 फाइंड करने की जरूरत थी क्या, कुछ नहीं, ऑलरेडी गिवन था। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, या नेक्स्ट स्टेप डिस्प्लेस बॉक्स को डिस्प्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, बॉक्स को क्या करें, डिस्प्लेस करें। तो चले, हमने बॉक्स को थोड़ा सा क्या कर दिया, आगे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। कितनी डिस्टेंस, x डिस्टेंस। अब बताओ डिस्प्लेस करने से क्या हुआ होगा, Restoring force like. रीस्टोरिंग। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग क्या हो गई, इलोंगेट हो गई। तो हमने डिस्प्लेस किया आगे की तरफ, हमने डिस्प्लेस किया आगे की तरफ, और उसके वजह से एक फोर्स लगने लगेगा, क्या, स्प्रिंग फोर्स। और ये स्प्रिंग फोर्स ही क्या होगा, Restoring रीस्टोरिंग। तो इसका मतलब ये होगा कि जो रीस्टोरिंग है, वो हमारा क्या है एक्चुअली, एफ स्प्रिंग। और मैंने बताया था कि डायरेक्शन वाइज अगर देखें तो अपोजिट लगता है, ये क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स, जहां पे ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो लकीली ऐसा हो रहा है कि ये जो के था वो बिल्कुल यही के आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट M/K. m अपॉन के। यहाँ पर के का मतलब क्या है, spring. स्प्रिंग कांस्टेंट।
ओके, तो ये हो गया अपना सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अभी इस पे ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है। तो क्या स्प्रिंग ऑसिलेटर में ज्यादा सोचने की जरूरत है क्या सॉल्व करने की? नहीं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। नंबर 2, अभी इसी स्प्रिंग ऑसिलेटर को समझते हैं हम ऐसे। m मास हैंग किया, इनिशियली नॉट elongated है। x क्या है, elongation क्या है? 0। तो क्या फोर्स बैलेंस है क्या इसमें अभी? नहीं। इसमें क्या एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है? बताएं, इसमें क्या एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था? ग्रेविटी। ग्रेविटी लग रही थी। तो ये मीन पोजीशन नहीं है, इनिशियली मीन पोजीशन आएगी नहीं, इस पे mg लगेगा और उसे जाके कौन बैलेंस करेगा? kx मान लेते हैं नॉट, इनिशियल से ज्यादा, तो ग्रेविटी उसे बैलेंस करेगी और यहाँ पर एफ नेट होगा 0। तो इसका मतलब इनिशियली जो x 0 था, जब कुछ भी इलॉन्गेशन नहीं था, क्या ये मीन पोजीशन बनेगी क्या? नहीं। मीन पोजीशन कौन सी होगी? जहां पर नेट फोर्स 0 है। ओके, तो ये क्या बन जाएगी हमारी इस बार? मीन पोजीशन। ओके, तो देखें अभी बॉक्स पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ही फोर्स लग रहा है, एफ। के एक्स नॉट किसे बैलेंस कर रहा है? mg mg को। तो इनिशियल के बाद, जस्ट आफ्टर इनिशियल या इनिशियली हम बात करें, तो इनिशियली क्या फोर्स आएगा? F इज इक्वल टू एफ स्प्रिंग, ये बैलेंस कर लेगा किसे? mg को। मतलब कि के एक्स नॉट किसके जितना आ जाएगा? mg को। तो कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज इट्स मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन समझ आया क्या है? mg बाई k। इनिशियल लोकेशन से मीन पोजीशन इतनी elongated रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, हमें टाइम पीरियड निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे अब? restoring force नहीं, पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा displace डिस्प्लेस करेंगे। तो देखना, स्प्रिंग अभी क्या है, पहले थी ये थी क्या? इनिशियल। अभी स्प्रिंग थोड़ा सा elongate हो गई थी, यहां तक ये डिस्टेंस कितनी थी? x नॉट। और अभी हमने और उसे थोड़ा पुल कर दिया, कितना? थोड़ा सा हमने क्या डिस्टेंस पुल कर दिया उसे? x। तो इसका मतलब कितना फोर्स रिस्टोर करेगा अभी? स्प्रिंग ही तो करेगा ना रिस्टोर। kx ठीक, और नीचे कितना फोर्स लग रहा था? mg। तो रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या है इस बार देखें? रिस्टोरिंग मतलब नेट वाला फोर्स करेगा क्या? F नेट। और F नेट मतलब क्या है? F स्प्रिंग माइनस mg। और स्प्रिंग क्या होगा? अब स्प्रिंग कितनी elongate हो चुकी है? x naught plus x. x नॉट प्लस एक्स माइनस mg। तो यार अगर लॉजिकली अभी मैं देखूं तो kx नॉट तो mg को कैंसिल कर देगा, माइनस mg। अच्छा, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी कंसिडर कर ली है, अपवर्ड। तो ये जो डायरेक्शन वाला टर्म है ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था कि ये नेगेटिव आएगा, बट आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। सो एफ आर इज अपोजिट टू एक्स। ये ऑलरेडी नोन है, इसे मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। सो यहाँ से mg है और kx क्या हुआ? कैंसिल आउट। रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया? kx। सो इसका मतलब क्या हुआ? k इज एक्चुअली k। तो टाइम पीरियड अभी भी क्या आ जाएगा? मतलब ये है
कि स्प्रिंग सिस्टम को आप कैसे भी रख दो, उसका ऑसिलेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो चेक कर लेते हैं कि यार अगर हम इंक्लाइन प्लेन में रखें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यार देखो इंक्लाइन प्लेन पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो जो x0 आता है वो बदल जाएगा। तो अगर हमने इंक्लाइन प्लेन पे रखा इसे, तो सिर्फ क्या चीज चेंज होगा, मीन पोजीशन। क्या मीन पोजीशन कितनी आ जाएगी, kx0 अब किसे बैलेंस करेगा, mg sin थीटा को, x0 क्या mg sin थीटा बाई k। बट क्या चीज नहीं बदलेगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या रहेगा, क्योंकि mg sin थीटा वापस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये काम की बात आ जाती है कि जो स्प्रिंग ऑसिलेटर होता है उसका टाइम पीरियड कभी भी नहीं बदलता है। क्लियर? So time period of spring oscillator is always same। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्प्रिंग ऑसिलेटर को मून पे ले जाएंगे तो क्या टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? No, मून पे sir. जाके m भी नहीं बदलेगा और k भी स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है तो नहीं बदलेगा। सोचो हमने लिक्विड के अंदर रख दिया, तब क्या लगने लगेगा एक एक्स्ट्रा, Viscous. विस्कस फोर्स। नहीं विस्कस इग्नोर करते हैं, तो ये तो फिर डैम्पिंग में चला जाएगा ना, इग्नोर द विस्कस। तब क्या लगेगा एक एक्स्ट्रा, Buoyancy. फैंसी। तो सिर्फ इसका x0 बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। ओके, तो मैं एक फोर्थ पॉइंट दे देता हूं कि स्प्रिंग ऑसिलेटर को कहां रख देते हैं, इनसाइड द लिक्विड। और एक काम की बात दे रहा हूं कि लिक्विड कैसा है, नॉन विस्कस। और इस पे हमने एक ऑसिलेटर लगा दिया m मास का, और रो इस लिक्विड की डेंसिटी है। तो यार बताओ यार, रो लिक्विड, बताओ इस ऑसिलेटर का क्या टाइम पीरियड बदलेगा क्या? नहीं, टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। टाइम पीरियड पे कुछ भी फर्क नहीं आएगा, t वही रहेगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। सिर्फ क्या बदलेगा, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या आ जाएगी, पहले mg को बैलेंस कर रहा था, बुयांसी ऊपर लगने लगेगा। पहले नीचे क्या लग रहा था, mg, स्प्रिंग बैलेंस कर रहा था उसे। क्या अभी पूरा बैलेंस करने की जरूरत है क्या स्प्रिंग को? नहीं, एक और कौन सा फोर्स आ गया, बुयांसी। समझ आया कि नहीं? तो स्प्रिंग को कितना इलोंगेट होना पड़ेगा, सिर्फ mg माइनस mg minus sir. बुयांसी। ठीक है, तो इसका मतलब k x0 कितना आ जाएगा, mg माइनस v रो लिक्विड इंटू जी। ओके, और मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू रो ऑब्जेक्ट। तो x0 आ जाता है क्या, वॉल्यूम इंटू जी अपॉन के, और ये क्या बन जाता है, रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड। क्लियर सबको? तो क्या चीज नहीं चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है, टाइम पीरियड वही रहेगा। क्लियर ना सब लोग? बी क्या है इसका, 0, डैम्पिंग नहीं हो रहा है इसमें। ओके, बताएं। हाँ, स्प्रिंग वाले में किसी को कोई डाउट क्या? यार बताएं, स्प्रिंग का टाइम पीरियड सबको समझ आया ना, हमेशा रूट m Yes. अपॉन के ही रहेगा। ओके, वेरी गुड। फिर देखते हैं क्या, फोर्थ नंबर,
सॉरी ये कितना हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। यार याद रखने ये सारे, अगर दो बॉक्स आ जाए M1 M2, तो कुछ याद आ रहा है क्या ऐसा सेटअप, ऐसी टाइप की चीजें? सिंगल स्प्रिंग है बट ऐसे दो मासेस आ गए तब? यार याद करें, M की जगह क्या टाइप यूज करने लगते हैं फिर हम वहां पर? बहुत सही, किसी को याद नहीं है? कुछ याद आ रहा है ये म्यू क्या है? यार बताएं, किसी को कुछ याद आया क्या? यार ये पहले किसी चैप्टर में ऐसा सेटअप नहीं देखा क्या, ये बताओ पहले। हाँ दे, ठीक है। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आता है, जहां पे म्यू को बोलते हैं क्या, रिड्यूस्ड मास, ओके। और म्यू मतलब इस तरीके से फाइंड करते हैं, कैसे, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। यार याद और रोटेशन में लिखते थे यार, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एनर्जी वगैरह। तो अगर दो सिस्टम की एक साथ एनर्जी लिखनी है तो यहाँ पर आए निकालने के लिए, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं यार। देखें 6 नंबर, कि अगर स्प्रिंग के साथ क्या दे दे, सॉरी अभी तो हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया है, बॉक्स। बॉक्स के साथ अगर स्प्रिंग का भी मास दे दे तब क्या होगा? स्मॉल m। और मान लेते हैं स्प्रिंग भी कैसी है, मासलेस नहीं है, स्प्रिंग का भी क्या है, मास गिवन है m, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देते हैं मास ऑफ स्प्रिंग, मास ऑफ स्प्रिंग क्या है, कैपिटल M। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, दोनों का इक्विवेलेंट टाइप यूज होता है, और यहाँ पर फॉर्मूला जो आता है वो आता है M प्लस स्प्रिंग बाई 3। अच्छा, स्मॉल m और कैपिटल M का एजम्पशन अलग अलग बुक में डिफरेंट हो सकता है, फॉर्मूला यही आएगा क्या, M प्लस M बाई 3 अपॉन K। बताएं यार, क्लियर है? Yes, sir. तो यार कुछ चीजें मैं पहले भी बार बार बोलता था, हर बार ये चीज बोली है कि आप जितनी चीजें याद रखेंगे, जितना सेटअप याद रखेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ओके। तो जैसे ये सेटअप हुआ, स्प्रिंग वाला बताया, इसके बाद ये वाला, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सेटअप हैं। ऐसा नहीं कि इन पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन ही बनने वाला है आपको, ठीक है। बट ध्यान दें, तो इसका डेरिवेशन पूरा समझ याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ वैल्यू भी याद रखी तो भी काम बन जाता है। इस ऑसिलेटर को बोलते क्या है, जिसमें 2 मासेस यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कपल्ड ऑसिलेटर। क्या, कपल्ड ऑसिलेटर, ठीक है। तो वहां पे आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ये म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है, और म्यू का जो फॉर्मूला है वो अपना ये रहेगा। तो इसका मतलब अगर दोनों सेम होंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, M1 M2 अगर सेम है तो, M square by 2. हाँ। तो ये आएगा, मतलब अगर दोनों सेम है तो ये M² बाई 2M ना,
तो एक m कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा? m/2. m/2, ठीक है। तो m/2 रखोगे तो जिससे दिखेगा कि टाइम पीरियड कम हो जा रहा है अगर वो 2 बॉक्स यूज हो रहे हैं। क्लियर? ओके। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर स्प्रिंग का भी मास गिवन है, क्लियर, और ब्लॉक का भी मास गिवन है, तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंग के मास को क्या कर देते हैं, 1/3। क्लियर? यार ये ओके है? Yes. फिर हाँ, डिफरेंट बुक में अलग अलग मिल सकता है। डिफरेंट बुक में क्या, इसको कैपिटल M बोल देता है और इसको स्मॉल m, तो फिर वहां पर क्या करेंगे, स्मॉल m/3 करेंगे। ओके, चलो ठीक है। तो ठीक है यार, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे चीजों को। इसके बाद क्या होता है, मल्टीपल स्प्रिंग आ जाती हैं। क्या? मल्टीपल स्प्रिंग, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे जब स्प्रिंग 2 आ जाएंगी। तो अभी ये 2 ब्लॉक थे, अभी सोचो ब्लॉक एक ही है और स्प्रिंग डबल आ जाए, मल्टीपल स्प्रिंग आ जाए, तो फिर टाइम पीरियड कैसा रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, चले ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। लेकिन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और कल आफ्टरनून पे अपन प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन सॉल्व करके रखेंगे, डाउट डिस्कशन हम देखेंगे। ओके, चलो ठीक है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye.